तो बांग्लादेश की तस्वीर आप देख रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान हैं, वरिष्ठ पत्रकार अवधेश जी हमारे साथ हैं, अजीत द्विवेदी जी हमारे साथ हैं। अवधेश जी, अच्छा, बांग्लादेश में जो हो रहा है वो तो उनका आंतरिक मामला है ना, लेकिन ये भारत विरोधी सुर क्यों आ रहे हैं? अब हादी को जिसने मारा ये तो वहां की सरकार तलाशेगी ना कि किसने किया है। ये आंतरिक मामला भी इतना एक सरल शब्द नहीं है कि किसी भी देश में लोकतांत्रिक सत्ता को किसी मजहब इस्लामी जिहाद के आधार पर षड्यंत्रपूर्वक उखाड़ फेंका जाए, उसमें कोई वैधानिकता नहीं हो और सत्ता पर ऐसे लोग काबिज हो जाएं जिनके लिए मानवाधिकार, लोकतंत्र, कानून, धार्मिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या अल्पसंख्यकों के जीवन अधिकार तक के गरिमा के पालन की समझ बूझ तो कहिए मानसिकता नहीं हो, तो वो आंतरिक मामला केवल नहीं होता है। तो बांग्लादेश का ये केवल आंतरिक मामला नहीं है। बांग्लादेश का आंतरिक मामला तो 1971 में भी था। ये जो कृतघ्न लोग हैं, उस समय भारत के पास हैसियत थी। ये जो उस्मान हादी जो अभी मारा गया है, ये तो भारत नक्शा दिखा रहा था पूर्वोत्तर का, उसी में भारत में उस समय हमारे पास तो हैसियत थी ना कि हम चिकन नेक को विस्तार करके और अपना ठीक कर ले सकते थे रास्ता। भारत ने तो ऐसा नहीं किया था। भारत विरोधी भावनाएं वहां उस दिन से ही है। जब आपने वहां हस्तक्षेप किया था 1971 से, तो भावनाएं रही हैं जो जमाते इस्लामी है। जमाते इस्लामी उस समय युद्ध में पाकिस्तान के साथ था। वो मुखबिरी करके मुक्ति वाहिनी के सेनानियों को पकड़ाता था, वो यहाँ के इंटेलिजेंस के लोगों को पकड़वाता था। 10 लाख से ज्यादा लोग, कुछ लोग कहते हैं 30 लाख से ज्यादा लोग को जो है कत्लेआम किया गया, तो वो वहां रहा है। अब इस यूनुस के आने के बाद, जब यूनुस आ रहे थे तब भी मैंने कहा था कि एक छिपे हुए चेहरे में एक कट्टर जिहादी इस्लामवादी अब बांग्लादेश के शासन में आ रहा है, जो संपूर्ण शासन को शरिया की ओर ले जाएगा। देखिए, इस्लाम में किसी भी मजहब में अच्छे बुरे लोग दोनों होते हैं, लेकिन इस्लाम के किसी भी एक्शन में अगर वो सोच है तो उसमें केवल रिलीजन होता है। हर विचार आप रिलीजन के आधार पर करते हैं। अब रिलीजन का एक्सप्लेनेशन लोगों के अपने अनुसार होता है। नहीं, आप जैसा कह रहे हैं वैसे बयान भी आ रहे हैं, लेकिन इसमें बस मैं एक चीज जोड़ देता हूं और साथ ही मैं अजीत जी से भी पूछता हूं। अजीत जी, देखिए, जैसे वो बता रहे हैं कि भारत इससे अलग नहीं रह सकता है, लेकिन अब ये सोचिए कि वहां पर भारत के खिलाफ क्यों नारेबाजी हो रही है। हादी के मौत से भारत का क्या लेना देना? आपके लोग ये सब कर रहे हैं, आरोपी आपके देश का, तो भारत के खिलाफ क्यों नारेबाजी? और दूसरी बात है कि क्या वो पता लगा है कि आरोपी हिंदू है या नहीं, क्योंकि हिंदुओं को आप मार रहे हैं वहां पर? देखिए, अब इसमें ये एक लक्षण है, इसको हम लोग मूल बीमारी नहीं समझे। ये लक्षण है जो दिखना शुरू हो गया है, और जिस दिन मोहम्मद यूनुस आए हैं, शेख हसीना की सत्ता पलटी गई है, उसी दिन से ये लक्षण दिखना शुरू हो गया, जो बहुत गंभीर हो गया। और ये लक्षण भारत विरोध का है, और इसके पीछे, जैसा अवधेश जी ने कहा, जमाते इस्लामी तो है ही, उसके अलावा पाकिस्तान और चीन दोनों का हाथ है। जो दो हमारे पड़ोसी, प्रतिद्वंदी और दुश्मन मुल्क हैं, उनकी पैठ, उनका दखल बढ़ता जा रहा है बांग्लादेश और ढाका के मामलों में। ये उसका लक्षण है। भारत विरोध कितना गंभीर होता जा रहा है बांग्लादेश में, आप इस बात से समझ सकते हैं। उस्मान हादी ने शेख हसीना के खिलाफ प्रदर्शन किए थे पिछले साल, और उस जुलाई में, और उसमें हो सकता है कि शेख हसीना के किसी समर्थक ने उनकी हत्या की हो सकता है किसी कट्टरपंथी ने ही की हो, जिसका मकसद इस तरह का माहौल पैदा करना है वहां। इसका कोई अंदाजा नहीं कि किसने मारा है उस्मान हादी को। और उस्मान हादी को आपने एक ऐसे शहीद का दर्जा दिया, आप काजी नजरुल इस्लाम के बगल में उनकी कब्र बनाने जा रहे हैं, वहां उनको दफन करने जा रहे हैं। काजी नजरुल इस्लाम के बगल, उनकी कब्र के बगल में आप दफन करना जा रहे हैं। और ये जो जिहादी कर रहे हैं, कट्टरपंथी मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं, इसके पीछे आप मान करके चलिए कि पाकिस्तान और चाइना दोनों की शह है, दोनों का हाथ है। और जिस तरह से चीन को और पाकिस्तान को मौका मिला है शेख हसीना की सत्ता पलटने के बाद, उसका यह स्पष्ट नतीजा है। अभी कई रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं पार्लियामेंट के इस सेशन में, जो विदेश मंत्रालय की संसदीय समिति है, उसने एक रिपोर्ट पेश की है, आंखें खोलने वाली है, भारत के लिए इतनी खतरनाक है। उसके हिसाब से वो बताया गया है कि लाल मुनीर कोट एक जगह है बांग्लादेश में, जो भारत के नॉर्दर्न बॉर्डर से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर है, सिलीगुड़ी से सिर्फ 70 किलोमीटर दूर है। वहां चाइना एयरबेस बना रहा है, बांग्लादेश में हमारी सीमा से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर। और वहां एक और जगह है जो जिस बंदरगाह को डेवलप कर रहा है, वहां 8 पनडुब्बी तैनात होगी चाइना की, ये बांग्लादेश करा रहा है। और पकुआ एक उसका वहां बेस है जहां ये पनडुब्बी और ये सब चीजें रखी जाएंगी। उसके पास अपनी 2 ही पनडुब्बियां हैं, लेकिन 8 पनडुब्बी का बेस बनाया जा रहा है। ये इस सेशन में, शीतकालीन सत्र में ये रखा गया है। तो ये इतनी चिंता की बात है कि ये कतई उनका आंतरिक मामला नहीं है। आप दोनों ने अभी जो भी इसका एक निचोड़ निकाला जो हो रहा है, उससे हम एक बात समझ रहे हैं कि भारत
को लेकर देश के अंदर, युवाओं के अंदर एक नफरत पैदा की जा रही है, जो थी उसको और बढ़ाओ और बाकी लोग जो थे बढ़ाए। ये देखिए, ये लेकिन जो शेख हसीना के भारत आने को का भारत में आना, वो भारत के लिए बिल्कुल स्वाभाविक था, क्योंकि भारत शेख हसीना को छोड़ नहीं सकता था। इसका एक बहाना बनाया गया। ये जो डेली स्टार या कल प्रथमो ओलो अखबार है, उस पर जो अटैक हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि ये सब जो बीच में वो बहस चलाते थे अखबार में कि क्या हमको भारत के विरोध में इतना जाना चाहिए, तो उसमें कई लोगों के बयान आते थे कि नहीं जाना चाहिए, भारत ने हमको कभी नहीं। ये बहुत लंबा प्रचार था कि भारत तो कहता है कि हमने मुक्त करा दिया, जबकि हमारा मुक्ति नहीं थी, भारत आधिपत्य करना चाह रहा है। और ये एक भारत विरोधी वातावरण जो अजीत जी कह रहे हैं वो चीन का तो है, लेकिन ये कंप्लीट अगर ये नेशन ही पाकिस्तान और आईएसआईएस के गाइड में और इतना बड़ा जिहादी और इस्लामिक बन जाएगा, तो सबके लिए खतरा है और चीन के लिए भी खतरा है। नहीं, जाहिर सी बात है कि अब भारत का क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए, एक बहुत बड़ा सवाल है जो लगातार हर कोई जानना चाहता है। लेकिन क्योंकि देखिए क्या होता है कि एक देश का आंतरिक मामला है, तो भारत की पहले से ही एक स्टैंडर्ड जो लाइन होगी एमईए की, उसको बोला जाएगा। लेकिन